आतंकवादी बना रहे निशाना, हम कर रहे हैं कड़ी निंदा। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। हम कड़ी निंदा करते हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इजराइल के दोस्त हैं हम, लेकिन हिम्मत क्यों है कम? हम सब कश्मीरियों के लोगों के साथ शर्म से झुक गए। अमेरिका से मिलाया हाथ, लेकिन बार बार हमले क्यों बर्दाश्त? देखिए, टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। खत्म सहन शक्ति, टूटा सब्र, अब बने आतंकियों की कब्र। पूरा गाड़ी में खून हो गया। हम लोग ड्राइवर के ऑपोजिट साइड के सीट पे थे। G20 में मिला सबका साथ, आतंक पर अब तक खाली हाथ। लिस्ट आया, कंफर्म किया कि इसमें ही पक्का है मेरी मम्मी। सरकार को बोल रहा हूँ तो कुछ कीजिए आप। नहीं चाहिए निंदा कड़ी, आतंक पर अब बदले की घड़ी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन जिस बस पर यह हमला हुआ उसके ड्राइवर सलीम की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बच गईं। जैसे ही बस पर दोनों तरफ से गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग हुई, वहां पर कोई भी अगर ड्राइवर होता तो वो घबरा जाता, लेकिन ड्राइवर सलीम शेख घबराए नहीं। उन्होंने सूझबूझ का इस्तेमाल किया और कई यात्रियों की जान बचा ली। बस में मौजूद यात्रियों ने यह बताया कि ड्राइवर सलीम ने बस को रोका नहीं, फायरिंग होने के बावजूद, और इसके बाद कई यात्रियों की जान बच गई। सलीम बस को दौड़ाता रहा और आतंकी की पहुंच से उसे दूर ले गया। और हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। इस पर डिबेट और डिस्कशन करने के लिए हम लगातार कड़ी निंदा कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन एक्शन कब देखने को मिलेगा? बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम शुक्ला आपका। कांग्रेस के नेता अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में आलोक मेहता जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल श्रद्धांत सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी मेरा आपसे है, चूंकि सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है सर। आतंकी लगातार हमें निशाना बना रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे जवान हो, चाहे सिविलियंस हो, और अब तो अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भी। लेकिन सर हम कड़ी निंदा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नहीं, कड़ी निंदा से ऊपर उठकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, आतंकवादियों को मारा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी निर्दोष हमारे यात्रियों की जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से उनको मारा गया है, और जिस तरह से पाकिस्तान की उसमें पाकिस्तान परस्त ताकतें सामने दिखाई दे रही हैं, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई और योजनाबद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर सरकार करेगी। आतंकियों का समूल नाश ही इस तरह की घटना का सबसे बड़ा जो है जवाब हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। आपने कहा कि एक्शन हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं, वो भी बात ठीक है, और उसके कई आंकड़ों को हम छू चुके हैं, ये बात लगातार जी न्यूज भी दिखाता रहा है। लेकिन सर फिर भी उसके बावजूद आप सोचिए, जिस यात्रा को लेकर 3 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे लेकर हैवी फोर्स डिप्लॉय कर दी जाती है, पूरा इंतजाम किया जाता है, कहा जाता है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सर इतने स्पेसिफिक इनपुट्स के बाद एक बस पर अटैक हो जाता है, 7 श्रद्धालु मारे जाते हैं, तो ऐसे में सर जवाब तो बनेगा ना? जी निश्चित, एक भी यात्री की मृत्यु जो है वो निश्चित तौर पर विफलता का जो है वो विफलता मानी जाएगी। किसी भी प्रकार से एक भी निर्दोष नागरिक का माना जाना स्टेट के लिए जो है वो हमेशा जो है शोक की घड़ी होती है, और जिन लोगों ने ये अपराध, ये बर्बरता की है, उनको जो है दंडित करना ये स्टेट का दायित्व है, और वो निश्चित तौर पर स्टेट करेगी। कांग्रेस के नेता अभय दुबे भी हमारे साथ है। अभय दुबे, आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है इसे लेकर? क्योंकि इससे पहले जब भी कोई चीज होती है जिसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करना चाहती है, विरोध करना चाहती है, तो हैशटैग चल जाते हैं, कई लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है, बड़े बड़े कैंपेन चलते हैं सर। लेकिन अमरनाथ यात्रियों को निशाना बना लिया जाता है
तो उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस उसे लेकर कैसे विरोध जताएगी, कैसे प्रोटेस्ट करेगी? देखिए, ये देश की अस्मिता पर सीधा सीधा हमला है, देश के सद्भाव पर, देश की धार्मिक आस्था पर अतिवादी विचारधारा के लोगों का हमला है। हम सबको दृढ़ता से एक साथ खड़े होकर इन आतंकवादियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना होगा। इसमें राजनीतिक संदर्भों में नहीं देखना चाहिए कि प्रतिपक्ष किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देता है, मगर हाँ, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बीते 36-38 माह में 72% सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ अधिक हुई है तुलनात्मक रूप से, और 53% सिविलियंस की डेथ आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में अधिक हुई है। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न खड़ा किया कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये कैसे संभव है कि कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी अंदर वहां यात्रा में ट्रेवल कर रही हो। ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि तत्कालीन रूप से सरकार ये करती है कि एक फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है और कोशिश करती है कि खुद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की अपेक्षा यात्रियों पर या बस की खामियों को लेकर कम से कम ये तत्कालिक रूप से करती है कि उन पर कोई सीधा आरोप नहीं आए। जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था थी, तो फिर कैसे कोई एक पूरी की पूरी बस 60-65 यात्रियों की अनरजिस्टर्ड वहां घूम रही है? ये संभव ही नहीं हो सकता। अगर 60 यात्रियों की बस घूम सकती है तो फिर तो आतंकवादियों के लिए खुला मार्ग वहां पर दे दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब आप एक हाई लेवल मीटिंग अभी होनी है सर, और उसके बाद कुछ पन्ने सामने आएंगे जिसमें चूक कहां हुई उन बातों का भी जिक्र होगा। वो रिव्यू मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी कैसे वहां पर जा सकती है, किसी ने उसे अभी तक रोका कैसे नहीं? क्या सर हम इससे ऊपर उठ सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी इसलिए हमला हो गया, कॉन्वॉय में शामिल नहीं थी इसीलिए हमला हो गया, श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी इसीलिए हमला हो गया? क्या हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हमला आतंकियों ने किया है? और सर, कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग कहां से होती है, उन्हें सपोर्ट कौन करता है, जिसे लेकर भारत की पॉलिसी बहुत साफ साफ है, बातचीत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस हमेशा से इसकी पक्षधर है। कांग्रेस कहती है बातचीत होनी चाहिए। आपके नेता तो जाके मुलाकात भी कर लेते हैं सर। देखिए, अब अभी इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने कहा कि नहीं देखना चाहिए। हम सब लोग आज सरकार के साथ इन संदर्भों में खड़े हैं कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसा संदेश दे कि वो कल्पना भी नहीं कर पाए कि इस प्रकार से भारतवर्ष की अस्मिता, अखंडता और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा पाए। लेकिन आप अगर सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो प्रधानमंत्री जी तो स्वयं अभी नवाज शरीफ जी से मिले जब इतनी अतिवादी घटनाएं हो रही है, तब उन्होंने उनकी माताजी का हालचाल पूछा, उनके कुशल क्षेम पूछे। तो फिर ये बात कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? इस दृष्टिकोण से आज कम से कम हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। बीडी मिश्रा हमें ज्वाइन इन करना चाहते हैं। सर बताइए। नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर में वॉर लाइक सिचुएशन है आज के दिन में, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि टेररिस्टों का ऑपरेशन वहां गरिल्ला टैक्टिक से है, और ऐसे में किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि परिंदा पर नहीं मार रहा है और नहीं मार सकता है। यह बातें अलग हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो गाड़ी थी उस पर गुजरात का नंबर था, जब वो पंक्चर हुई तो वहाँ 2-3 घंटे रुकी रही। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यह है कि क्या वहाँ पर किन लोगों ने, लोकल ने बताया कि कोई खतरा नहीं है, आप लोग जा सकते हो। दूसरा, वहाँ पर जो टेररिस्ट थे क्या उनको इसकी इतला थी कि ये लोग आ रहे हैं? क्योंकि जब 2-3 दिन से रेकी कर रहे हैं और वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी उनके साथ हैं, तो ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी लोकल ही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें यह एंगल ज़रूर है कि शायद उनको वहाँ से अश्योरेंस दिया किसी लोकल ने कि आप जा सकते हो, कुछ नहीं होगा। हालांकि उनकी रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको कॉन्वॉय में चलना चाहिए था। और बैरियर पर इसलिए वहाँ पर शायद किया क्योंकि बैरियर पर गाड़ियाँ रुकती हैं, रुकी हुई गाड़ी पर कैजुअल्टी फायरिंग से ज़्यादा होती है चलती हुई गाड़ी पर। लेकिन मैं एक बात नहीं समझता हूँ कि आज जम्मू में बंद क्यों हो रहा है, यह श्रीनगर में, यह घाटी में हुई है घटना, वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? यह राजनीति, यह सियासत क्यों हो रही है? इससे क्या सिक्योरिटी बढ़ जाएगी? क्या ये ब्लेम गेम, या क्या ये ब्लेम गेम उनको जिंदा कर देगी जो यात्री मारे गए हैं? वहाँ तो पॉलिटिकल टूरिज्म भी नहीं हो रहा है ना आज।
आज वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म भी नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी तक कहीं और घटना होती तो वहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका। मैं कहना यह चाहता हूं कि सियासत लोग कहते हैं कि सब सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन यह क्रोकोडाइल टीयर कब तक चलेगा? देश कैसे चलेगा इससे? और आप ऐसी बातें वहां कर रहे हो जो आतंकवादी चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि लाइफ पैरालाइज हो, वो तो चाहते यही है। तो हम क्या उनको मदद कर रहे हैं, या सरकार को मदद कर रहे हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद कर रहे हैं, या पिलग्रिम्स को कर रहे हैं, या यात्रा को कर रहे हैं, या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं? ठीक, कर्नल शिवदान, लोग यही पूछ रहे हैं कि वहां की जो सरकार है, जैसी स्थिति आज देखने को मिल रही है, देखिए हाई सिक्योरिटी, आपकी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है, अश्योरेंस दिया जाता है कि एकदम सेफ एंड सिक्योर है आपकी यात्रा, आप जाइए, और अचानक से अटैक हो जाता है। और फिर ये खबरें आती हैं सर कि 3 दिन से लगातार रेकी हो रही थी। ऐसे में लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि वहां की सरकार किसके साथ है? देखिए, मैं इस पर बहुत दिन से हर चैनल पर यह कह रहा हूं, और मैंने अभी आर्टिकल पेपर में भी लिखा है कि सबसे पहले कश्मीर में कानून का राज स्थापित होना चाहिए, और यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कानून को चलाना स्टेट में। आप मुझे बताइए कि जितने भी वहां पुराने क्रिमिनल्स हैं जो आज अपने को फ्रीडम फाइटर और अलगाववादी नेता के रूप में प्रसिद्ध कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी तक उनके अपराधों के लिए कानून क्यों नहीं लागू हुआ है? जैसे देश का एक आम नागरिक को आप किसी छोटे मोटे अपराध में भी जेल में डाल देते हैं। आज यासीन मलिक 22 कत्ल करके क्यों घूम रहा है फ्री घाटी में? बिट्टा कराटे 40 कत्ल के बाद उसने गिनती भूल गया है, वो क्यों फ्री घूम रहा है? और जितने भी वहां पर एक फैशन बन गया घाटी के अंदर कि कोई कुछ भी करो, तुष्टीकरण के नाम पर आज कश्मीर की समस्या इस लेवल तक आ चुकी है। यदि यही तुष्टीकरण बंद हो गया होता आज से 30-40 साल पहले, तो आज ये समस्या इस लेवल तक नहीं आती। मैं अपने कांग्रेस के विरोधी पार्टियों से कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ऐसे मौकों पर एक फैशन बन गया है कि हम सरकार के साथ हैं, हमें बड़ा दुख है, हमें ये है। मगर क्या ये तैयार होंगे कि यदि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए कश्मीर में और आतंकवादियों को के पीछे आर्मी को फ्री हैंड दे दिया जाए, तो क्या ये सब राजी होंगे? ये अभी बता दें मेरे को कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टियों के प्रवक्ता जो भी। मैं अभय दुबे से सवाल ले लेती हूं, उसके बाद मैं आलोक मेहता जी आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, जब स्टोन पेल्टर्स की बात आती है तो उसे लेकर विरोधाभास सामने आ जाता है, ह्यूमन राइट्स का जिक्र होने लगता है। सर, जो वहां पर अमरनाथ यात्री पहुंचे, क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं था? जब डार को जीप पर बांध दिया जाता है तो मेजर गोगोई पर सवाल खड़े किए जाते हैं और मानवाधिकार आयोग कह देता है कि आप कॉम्पनसेशन दीजिए, लेकिन क्या सर जो अमरनाथ यात्री पहुंचे उनका ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है? उनका जीवन नहीं ले लिया गया है? सो मोटो कॉग्निजेंस लिया ह्यूमन राइट्स ने। एग्जैक्टली, सो मोटो 10 लाख का कंपनसेशन बोल रहे हैं। बताइए, यदि मेजर गोगोई इस एक्शन को ना करता तो आज कितने लोग मारे जाते वहां पर? अभय दुबे जी, नहीं, अब ये मुझको आश्चर्य है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है जैसे सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी नहीं सर, बिल्कुल सवाल बराबरी के किए जा रहे हैं। सवाल स्टैंड की बात हो रही है। सुन लीजिए, सरकार के साथ है कि सरकार आज प्रेसिडेंट आप मुझसे प्लीज बोलने का अवसर दीजिए। सर बिल्कुल लीजिए, बोलने का अवसर लीजिए सर, लेकिन अगर सवाल साफ नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सवाल मैंने हर शो में सर स्टैंड की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की बात, जब वो एक तरफ ये कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, तो मैं सर यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। अब आप मुझे बोलने का बिल्कुल सर बोलिए। मैंने हर शो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा कि लिटिल गोगोई पर एफआईआर कब हटाएंगे आप? उन्होंने हर शो में पिछले 2-3 महीने से कमिट करते हैं कि बिल्कुल एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अवार्ड आर्मी ने दे दिया है। अब कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। अब 10 लाख रुपए का ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, वहां की सरकार ने, बीजेपी और महबूबा जी ने खंडन किया कि हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले, क्योंकि आश्चर्य यह होता है कि सिर्फ कांग्रेस के वक्तव्यों पर और नेता को आधार बनाकर आप कहते हैं कि एक्शन नहीं। आप लीजिए कड़े से कड़ा एक्शन। किसने रोका है? ये तो केंद्र सरकार को निर्धारित करना है कि वहां राष्ट्रपति शासन रहे, सेना क्या एक्शन ले क्या नहीं ले, ये निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वो ले निर्णय, इस बात की प्रतीक्षा नहीं करे और इस बात की प्रत्याशा में कि कौन नेता किससे मिलता है, कौन क्या बयान देता है, इससे सरकार के हाथ पैर बंधे नहीं
नहीं है। देश के हितों के लिए जितनी कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी है वो सरकार को लेनी चाहिए, और उसमें हम सरकार के साथ हैं। ये हमने शुरू से कहा है कि आप वहां पर निराकरण निकालिए। अगर सद्भाव से, चर्चा से निकलता है तो निकालिए, एक्शन से निकलता है तो निकालना चाहिए। समूचा देश सरकार के साथ इन सब चीजों के लिए साथ खड़ा है। इस बात की प्रतीक्षा मत कीजिए कि कोई नेता किसी से मिलता है या बयान देता है। ठीक, इस बात की चिंता यानी कि नहीं होनी चाहिए अभय दुबे कि कौन किससे मिलता है किससे नहीं। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप कड़ा एक्शन लेंगे? महबूबा मुफ्ती मिलने के लिए जाती हैं और वो कहती हैं कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सर, ऐसा क्यों लगता है कि बार बार सिर्फ रस्म अदायगी ही होती है? आप फिर मुझे आंकड़े मत गिनाइएगा सर कि टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। मुझे पता है टेररिस्ट मारे जा रहे हैं और हर कोई इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो सवाल सरकार से ही होगा। सर, निश्चित तौर पर सरकार से सवाल किया जाना ये लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन आतंकवादियों को कुचला जाना ही इसका एकमात्र विकल्प है। सरकार आतंकवादियों को कुचलने के लिए कृत संकल्प है। कोई राजनीतिक कहीं बहुत सारी बातें होती हैं, राजनीति के कुछ तत्व उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन राजनीतिक तत्वों से भी यही प्रार्थना है कि कृपा करके राष्ट्रहित के मामलों में आड़े आने की बजाय उसको जितना समर्थन दे सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। कहीं पर भी जो है आतंकवादी निर्दोषों को कत्ल कर रहे हैं तो उनके किसी भी समर्थक को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। उनको कुचले जाने के संदर्भ में हम सबको एक मुख में, एक स्वर में बात करनी होगी, सेना के पीछे खड़े रहना होगा और मैं बीजेपी और सारे लोगों को जो है बात पूछना उसमें चाहता किसी प्रकार का जो है एनआईए की आतंकवादियों को लाभ हो, पाकिस्तान लोगों को, इलीगल फंडिंग वालों को नहीं की जानी चाहिए। ठीक, कर्नल सिद्धांत सवाल पूछ रहे हैं सर। मैं जानना चाहता हूं एनआईए की रेड के बाद में सरेआम आपको प्रूफ मिले हैं देशद्रोह के, आपने उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है? नहीं, एनआईए की रेड ही नहीं, एनआईए की रेड हुई इसीलिए है कि उनके खिलाफ नहीं, तो आप एक आम नागरिक को तब तक आपने जेल में बैठा दिया होता, इन लोगों को नहीं बैठाया आपने। एक आम नागरिक तक जेल में होता। नहीं, ये एनआईए को निर्णय लेने दीजिए। मुझे लगता है एनआईए पर कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार आपकी है, आपकी चिंता बहुत जायज है। जो भी जानना चाहता हूं जेल पहुंचे, आम नागरिक के हालत के साथ में यही ट्रीटमेंट होता क्या? नहीं, एनआईए को किसी को एनआईए जब चाहेगी, जब उसको आवश्यकता लगेगी अरेस्ट करेगी। उसकी जब आवश्यकता लगी तो रेड किया उसने। नहीं, एनआईए को आवश्यकता लगी उसने रेड किया, एनआईए को आवश्यकता लगेगी उनको अरेस्ट करेगी, एनआईए उनको प्रोसिक्यूट करेगी, एनआईए पर किसी प्रकार का जो आपका जवाब है अभी उसी से पता लग गया कि कितना आतंकवाद आप समाप्त करेंगे। एनआईए को सरकार ने फ्री हैंड दिया है। नहीं, फ्री हैंड तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी करते रहे, किसी को तो अकाउंटेबल है, वो किसी को तो जवाब दे है। नहीं, फ्री हैंड इसीलिए दी कि उन पर रेड कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं साहब, वो किसी को तो जवाब दे है। कब तक आप समय सीमा बताइए। सर जवाबदेही देखिए बनती है, मैं मान रही हूँ, और आप सवाल भी, आपने जो सवाल पूछा प्रेम शुक्ला का, आपने उस पर जवाब भी सुना। एक बार मैं आलोक मेहता जी से रिएक्शन लेना चाहती हूँ। काफी जा रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। ठीक सर, मैं लौटूंगी आपके पास प्रेम शुक्ला, और मैं चाहूंगी कि जब हम दोबारा आपके पास आए तो जो सवाल यहाँ पर कर्नल शिवदान ने उठाया है, एक डेडलाइन, एक समय सीमा, सर प्लीज आप उसका जवाब दे पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एनआईए पर कोई दबाव नहीं है, सब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हें जब जो लगेगा करेंगे, लेकिन वहां के अगर आवाम ने सरकार चुनी है तो सर बहुत कुछ सोच समझ के, विश्वास के साथ चुनी है और सुरक्षा के लिहाज से चुनी है कि वो उसे सुरक्षा मिले, ना कि ऐसे रोजाना आतंकी हमले हो और लोग वहां पर मारे जाएं। आलोक मेहता, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? चूंकि लगातार आप सर कवर भी करते रहे हैं, बहुत बारीकी से आपने समझा है। 2007, 2017 सिचुएशन नहीं बदली सर कश्मीर में? देखिए, इसमें कोई नहीं, सिचुएशन लगातार बिगड़ी है, हाल के कुछ वर्षों में तो और ज़्यादा बिगड़ गई है, और इसलिए, लेकिन असली जिस तरह की कल घटना हुई है ये इतनी दुखद तो है ही। इससे ज़्यादा जो अभी कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि एक्शन के बारे में कहीं ना कहीं महबूबा जी जो वहाँ उनकी सरकार है, क्या उनकी सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि उन लोगों पर ठीक से एक्शन किया जाए? भाजपा, हम लोग राजनीतिक बात इसमें नहीं करना चाहते, लेकिन सही बात यह है कि चूंकि उस सरकार को कंटिन्यू करके राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता, और उसमें कांग्रेस विरोध करे तो करे। कांग्रेस कई बार विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस क्यों विरोध करेगी? कांग्रेस तो वहाँ सरकार में है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है नहीं।
आप राष्ट्रपति शासन लगाएं, सैनिकों की और ज़्यादा कवायद से उसको कार्रवाई करें, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि चूंकि उसको कंधे देते रहना है, पालकी में सजा करके ऐसी सरकार जो अलगाववादियों, आतंकवादियों के साथ, उनके बोल जब सत्ता में नहीं आई थी, वो पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके साथ वही संबंध थे जो आज अलगाववादी जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको कंधा देना, उनकी पालकी उठाने का नुकसान जनता उठाती है, गरीब लोग, यात्री जा रहे हैं वो उठाते हैं। अच्छा आप देखिए ना कहीं वो मशीनरी लोकल ही होगी जिसने बस को आगे जाने के लिए कहा, या बस के लिए जिसको बगैर परमिट के वहाँ कैसे वो जा रही थी बगैर रजिस्ट्रेशन के। ये प्रश्न उठाता है सरकार की। स्थानीय सेना के 30,000 लोग लगाए गए इसीलिए कि कहीं गड़बड़ न हो। आतंकवादियों के खिलाफ मैं मानता हूं कि बहुत कार्रवाई सेना ने अपने दम तक जो कुछ कर सकती है कर रही है, लेकिन या 250-300 यदि वो लोग हैं, अब तो आपके पास ड्रोन की सुविधाएं हैं, दूसरी सुविधाएं हैं उन ठिकानों पर जो अपने इलाके में भी है, पूरा उस पर मॉनिटर किया जा तो रहा है। टेररिस्ट जहां पर ऐसे ठिकाने 200-250 लोग जहां हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार को पूरी छूट सेना को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बीडी मिश्रा, आपको लगता है जिस तरह की खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, लोकल सपोर्ट मिला और उसके बाद एक गाड़ी चलती है अनरजिस्टर्ड है, श्राइन बोर्ड के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिक्योरिटी घेरे में नहीं थी, कॉन्वॉय के साथ शामिल नहीं थी, ये तमाम चीज़ें सर आपको लगता है लेकिन इस कश्मीर में आप सर किस तरह की चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए मकसद आतंकियों का क्या है? मनोबल गिराना। मकसद आतंकियों का क्या है कि शांति किसी भी तरह से स्थापित ना हो। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें ये भी की जाती हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रियों को निशाना बना लिया जाता है। क्या सर एक एजेंडे के तहत सारी चीजों को एस्टैब्लिश करने की कश्मीर में कोशिश की जा रही है? देखिए पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। कश्मीर में आतंकवाद का पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। शुरुआत हुई थी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता था मॉनिटरली और वेपन वाइज और आइडियोलॉजी वाइज। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान का जो रोल है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है जिसका जाकिर मूसा एक नुमाइंदा हो गया है। वो कहता है हमारा एम न तो वहाँ पर आज़ादी लेना है और न पाकिस्तान में मिलना है, हमारा एम वहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनाने का है। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर हम इसको पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देते रहेंगे तो ये गलत है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हैं, ये प्रॉब्लम मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल वहाँ पर जो वहाँ के लोकल टेररिस्ट हैं उनमें भी पैराडाइम शिफ्ट है और जितने भी अलगाववादी लोग हैं ये अब मूसा के डर से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंस्पेक्टर पंडिता को शब कद्र में क्यों मारते रात में, जब वहाँ मीर वाइज जो कि उनका इतना बड़ा धार्मिक गुरु है वहाँ प्रेजेंट है, उसी के इंस्टिगेशन से लोग बाहर आते हैं और मारते हैं। जब ये कहते हैं कि हमारा जो रमजान है इसमें अमन होना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए और शब कद्र में अगर नमाज पढ़ दें उस दिन तो 1000 नमाज का उनको फायदा होता है। तो यह पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम ऑस्ट्रिच के तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जो ये वहां पर एम्बुश हुआ है, इस एम्बुश में वो लोग श्योर थे। इन यात्रियों को जब पंक्चर के बाद वो लोकल लोगों ने कहा कि भाई आप जा सकते हैं और यहाँ पर कोई आपको खतरा नहीं है, खतरा नहीं होने वाला है, रात हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने ही इनको इन्फॉर्म किया, इन लोगों ने एम्बुश किया। ये रियलिटी है और ये रियलिटी बिल्कुल कंफर्म्ड है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है कि वो आतंकवादी रात को 8:30 बजे वहां खड़े हो बिना इंफॉर्मेशन। उनको मालूम था और उनको ये टिप ऑफ किया गया था और ये शाम की घटना है। 3 दिन तक रेकी कर ली जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है और उसके बाद एक बस को अटैक भी कर लिया जाता है सर। तो इसमें जाहिर बात है लूप होल्स हैं और देखिए उसी को लेकर मुझे लगता है अभी 10:30 हो रहे हैं, बैठक शुरू भी हो चुकी होगी। एक हाई लेवल मीटिंग राजनाथ सिंह ने बुलाई है जिसमें इसी तरह का रिव्यू किया जाएगा कि आखिर चूक का हुई और कुछ पन्ने हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन कर्नल शिवनाथ सिंह, आपको लगता है कि अब ये वही मीर वाइस फारूक हैं? आप देखिए
मीरवाइज फारूक और जितने भी अलगाववादी नेता हैं, इनका क्या रोल है, ये किसी से छिपा नहीं है। इनको कहां से मदद मिलती है ये सबके सामने जाहिर है। अब ये खबर भी देख लीजिए जो आ रही है कि जिन लोगों ने अटैक किया वो आपका लश्कर तैयबा और साथ ही आपका दूसरा जो ग्रुप बताया जा रहा है हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और ये वही मीरवाइज उमर फारूक हैं सर जो ये कहते हैं कि मैं कंडेम करता हूं ट्वीट करके। यानी कि आप एक तरफ तो दूसरी पिक्चर को सर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, हमारे देश में एक फैशन बन गया है कि हम सेरेमोनियल ओकेजन्स पर या ऐसे ओकेजन्स पर अपनी जवान से एक सिंपैथी जाहिर कर देते हैं। बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं जानना चाहता हूं, मैं एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूं, मैं जानता हूं कि एक ऑपरेशन को कैसे प्लान किया। लोकल सपोर्ट सबसे जरूरी है हर एक ऑपरेशन में। जैसे ये जितने भी टेररिस्ट आए होंगे इन्हें 100% लोकल सपोर्ट मिली है इस एरिया से जहां से इन्होंने ऑपरेशन किया है। ये जितने भी अलगाववादी नेता हैं ओवरग्राउंड रह करके, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ओवरग्राउंड रह करके अपने एलिमेंट्स को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रहने का फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन करने के लिए लॉन्च पैड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बार बार कि इनके लोकल सपोर्ट को आप कब ध्वस्त करेंगे? आप देखिए, दो पार्ट है टेररिज्म के। एक तो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन या सपोर्ट जो आती है, चलिए हमने बॉर्डर से वो बंद कर दिया। इंटरनल जो एलिमेंट्स बचे हैं, उनके लोकल सपोर्ट के जो ठिकाने बचे हुए हैं, जो उनको फंड्स दे रहे हैं, आप उन पर हाथ कब डालेंगे? मेरा कहना यही है सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी इन लोकल सपोर्टर्स को ध्वस्त करिए, ये आतंकवाद अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए सर, और दूसरी चीज ये भी है ना, फिर इसीलिए बड़े बुजुर्ग ये कह भी गए हैं कि काफी करीब से कई बार चीजें नजर नहीं आती हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, आप ये कह देंगे कि यहाँ से फंडिंग हो रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि लोकल सपोर्ट कहाँ पर है, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मुझे लगता है कि उन पर भी सर शिकंजा कसना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब सेना ऑपरेशन चलाती है, इस तरह के कॉर्डन करती है, तो जो सपोर्ट मिलता है वो लोकल्स की तरफ से ऐसे टेररिस्ट को मिलता है। एक ऊपर हाथ नहीं डाला है, किसी को अरेस्ट नहीं किया है, आप इनको अरेस्ट करिए, स्टेट से बाहर ट्रायल करिए। जिस प्रकार से अन्य ट्रायलों में जो में पता लगता है कि भाई ये स्टेट में फेयर ट्रायल नहीं होगा। अक्सर एलन मिश्रा का ट्रायल दिल्ली में हुआ है और बहुत से केसेस में दिल्ली यूपी के केसेस का ट्रायल दिल्ली में हो रहा है। स्ट्रेटजी और इस तरह के क्यों नहीं आप ट्रायल कर रहे हैं बाहर ले जाकर? सर मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ खालिद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुछ और डिटेल्स इस वक्त उनके पास हैं, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, अभी की क्या जानकारी आपके पास है? देखिए पूर्णिमा, अनंतनाग से जितने भी यात्री कल उस बस में सवार थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है श्रीनगर, और श्रीनगर से उनको एयरलिफ्ट कर सूरत लिया जाएगा। और सभी यात्री जो 19 घायल यात्री थे वो खतरे से बाहर है। हालांकि 2 यात्री बताए जा रहे हैं श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अभी हैं जिन्हें शिफ्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाकी जो 17 घायल है उनके समेत जो रेस्क्यू किए गए थे बाकी यात्री, उनको भी, और जो डेड बॉडीज़ थी उन सबको यहाँ से शिफ्ट किया गया अनंतनाग से श्रीनगर, और श्रीनगर से एक स्पेशल विमान के ज़रिए, जहाँ पहले एयरपोर्ट पे जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहाँ पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद स्पेशल विमान के ज़रिए जो है लिफ्ट किया गया है सूरत की तरफ, जहां उनको अपने घरों तक भेजा जाएगा। और यहाँ पर अगर हम स्थिति की बात करें कश्मीर में, खासकर बाईटुंगू और साउथ कश्मीर यात्रा जिस रूट से जाती है, यात्रा को रेस्टोर किया गया है नॉर्मली तरीके से। आज जम्मू से भी यात्रा चली है, पहलगाम से भी यात्रा चली है, बालतल से भी यात्रा चली है, और मेरे पीछे नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हैं बिल्कुल थ्रू है। यहाँ यातायात छोड़ दिया गया है, सब गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ी, सिक्योरिटी गाड़ी सब इस पे रन कर रही है इस वक्त। धीरे धीरे यहाँ पर अगर स्पॉट की बात करें या अनंतनाग की बात करें, यहाँ पर स्थिति नॉर्मल होती दिख रही है। हालांकि आउटर्स में कॉर्डन ज़रूरी है, क्योंकि जो नाम सामने आया है एक मिलिटेंट का जो पाकिस्तानी मूल्य का है, जिसे इस्माइल हमें बताया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसका मैन हंट शुरू हो गया है, उसके खिलाफ सर्च शुरू हो गई है। उसके साथ कहा जाता है कि 3 और मिलिटेंट्स थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है, जो हमें सूत्र और पुलिस सूत्र बताते हैं। उसके मुताबिक उसका मैन हंट जो शुरू हो गया पूरे साउथ कश्मीर में। लेकिन फिलहाल स्थिति बाईटुंगू में और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में या फिर जो पहलगाम को रास्ता जाता है वहाँ स्थिति नॉर्मल है। कुछ इलाकों में खालिद आप बता रहे हैं स्थिति बेहतर है, जो कि एक अच्छी बात है। आलोक मेहता, अब इसमें हम सिर्फ कश्मीर का ही जिक्र करें, लेकिन इसके साथ हम ये भी तो देखेंगे कि हम बार बार मैसेज देने की क्यों कोशिश करते हैं। हम इजराइल जाते हैं, वहाँ से हम टेक्निक तो ले आते हैं सर,
लेकिन वहां पर लोगों ने कैसे आतंकवाद का खात्मा किया, कैसे वहां पर एक्शन लिया गया, हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। हम G20 समिट में जाते हैं सर, सबसे हाथ मिलाते हैं, फिर हम इस बात का भी जिक्र करते हैं कि आतंकवाद की एक परिभाषा होनी चाहिए और सबको उसके खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन हम उसे बार बार अपने यहाँ पर लागू नहीं कर पाते। हम अमेरिका जाते हैं सर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ आतंकी हमले होते हैं। तो फिर ये सिनारियो में चेंज क्यों नहीं है? हम बातें तो कर ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिख रहा है। पूर्णिमा जी देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि इजराइल जाने से या G20 जाने से सारे समाधान हो जाते हैं। ये सही है कि इजराइल, लेकिन आप ये देखिए ना, इजराइल दिल्ली नहीं अडाप्ट कर रहे हैं ना। देखिए, लेकिन इजराइल साथ ड्रोन लेने की जो बात हो रही है, उनकी टेक्निक हमारे यहाँ ट्रेन करने की बात हो रही है। मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपकी बात सही है कि हम बड़ी बातें करके लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ती हैं। ये सही है कि सुरक्षा आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई वो करते। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, दिल्ली की भी आबादी उससे ज़्यादा है। ये मत सोचिए कि उस पूरे इलाके में, भारत कितना बड़ा देश है। आप ब्रिटेन में इतने सारे स्कॉटलैंड पुलिस को आप लोग इतना ट्रेंड स्कॉटलैंड वाले खुद होते हैं जो हमें करते हैं। उनके यहाँ क्या हुआ लंदन में घटना आतंकवाद से लड़ने के लिए। लेकिन हमें दूसरी इस समय समस्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाहर हम जब भाषण देते हैं आतंकवाद के खिलाफ, दुनिया हमारे साथ लगभग खड़ी दिखाई दे रही है। उस समय में हम यहाँ जो आतंकवादियों को साथ जो पॉलिटिकल समझौता करते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम लोग कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं करते, जो कैप्टन साहब और कह रहे हैं। असली समस्या वही है। हम जब राजनीति बीच में आ जाती है, जब हम उसको सोचते हैं कि नहीं यासीन मलिक आप छोड़िए, मैं मीडिया को जिम्मेदार अपने को भी मानता हूं। आप देखिए, मीडिया में जिस तरह भिंडरा वाले को प्रोजेक्ट किया जाता था, आज उसी तरह यासीन मलिक को भी आप देखिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए लोगों में उसको महिमा मंडित तो चैनल्स कर देते हैं। उनको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे वो तो बहुत मासूम लोग हैं। लेकिन सही है, अब वो ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ कानून और न्याय देना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे कई लोग जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनके साथ संवाद होना एक अलग बात है। यदि वो प्रजातंत्र उसमें आते हैं, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादियों को मदद करते हैं, और मैं इसलिए फिर से कहूँगा, PDP के कई लोग और PDP खुद इसी बल पर आई थी जो अलगाववादियों ने उनको समर्थन दिया था। आज जब वो BJP के साथ मिलकर कार्रवाई करती है तो न अलगाववादी उनके साथ है, न वो जम्मू के लोगों की तकलीफ को समझ पा रहे हैं। और खास करके इस तरह के जो सेंसिटिव इलाके हैं, उनमें सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि राज्य सरकार की ढिलाई रही, जिससे कि स्थिति और लगातार बिगड़ी है। ठीक, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला, ये तमाम चीजें जो चर्चा में शामिल की जा रही हैं फिलहाल, लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं सर। मूसा एक वीडियो जारी करता है और वो हमले की धमकी आपको खुले तौर पे दे देता है। सलाउद्दीन, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है, वो ये कहता है कि उसे तो यहाँ पर बहुत सपोर्ट है और वो जब जी चाहे तब हमले करवा सकता है और इसके लिए उसकी पूरी तैयारी भी है। फिर उसके बाद सर अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जिसे लेकर अलर्ट भी है, और फिर हमला हो जाता है। आप ये सोचिए कि आतंकी कहां पर बैठकर सर हमें धमकी दे रहे हैं खुले तौर पर, और वो उस हमले को अंजाम भी दे देते हैं। उसके बाद हम यहां पर बैठकर चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। जी नहीं, आतंकवादी विदेश में बैठे और उनके जो हैं कश्मीर की घाटी में और भारत के अन्य इलाकों में भी उनके अपने सहयोगी, उनके स्लीपर सेल, उनके वैचारिक समर्थक हैं। इन वैचारिक समर्थकों, इनके स्लीपर सेल और आतंकवादी सबको एक निगाह से देखकर उस पर कार्रवाई करने की सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन उस प्रतिबद्धता में भी बहुत सारा हमारे, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में बहुत सारी शक्तियां, जैसे आलोक जी ने बहुत सही कहा कि हमारे मीडिया में ही बैठे लोग जो हैं वो आतंकवादियों का जो है वो ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं, अलगाववादियों को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। उसके कारण हमारे विमर्श में भी थोड़ा सा जो है भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उन सारी भ्रम की स्थितियों से पार पाकर अलगाववादियों के समर्थकों और आतंकवादियों, इनको जड़ से मिटाने का एक कार्यक्रम, एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इजराइल जाना, G20 में उस समर्थन लेना, ये सब भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। और आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक युद्ध के जो है प्रक्रिया में हम हैं, उसके बीच है। और आतंकवादियों को बुरी तरह से खत्म करना, ये हमारा जो खत्म करना हमारा संकल्प है। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि फिर सरकार अगर इतने कड़े एक्शंस ले रही है तो सरकार उस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देती है। विदेश में बैठा आतंकी अगर हमले करता है, उसके यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं सर, वो प्रयास भी चल रहा है, शुरू कर दिया है। निश्चित वो प्रयास भी चल रहा है सर, कितना और इंतजार। नहीं, ये
नहीं, एक भी जान जाना हमारी विफलता है, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन आज देखिए ना, पॉजिटिव विवर से क्या जी न्यूज जैसा चैनल जो है वो जिस तरह से राष्ट्रवाद के समर्थन में खड़ा है, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है, ये भी विमर्श में एक पैराडाइम चेंज है। नहीं तो इस देश में जो है आतंकवादियों के खिलाफ बोलना, अलगाववादियों, कुलदीप नैयर जो है वो यासिन मलिक को जूस पिलाने जाते इस देश का विमर्श था कि नहीं था, और उनको समर्थन दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था। और जो है वो हाई टेबल डिनर पर जो है हुर्रियत के सारे आतंकवादी बैठाए जाते थे, ये अलगाववादी बैठाए जाते थे, सत्य है कि नहीं है? तो सारी चीजों में चेंज है, लेकिन चेंज में भी थोड़ा सा समय जाता है। एक भी व्यक्ति, एक भी निर्दोष मारा जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार है, हमारी विफलता है, वो ना मारा जाए ये सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। अभय दुबे, आपको लगता है कि ये जो कर्तव्य जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस भ्रम की स्थिति का प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे हैं, और हम जिस स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के पास तो सारी चीजें हैं, सरकार के पास तो सारे टूल्स हैं, सरकार के पास सारे अधिकार हैं, तो सरकार फिर इस चीज में किस तरह से आगे बढ़ रही है? लगातार लूप होल्स जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्या ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने समय सीमा जो हम सोच रहे हैं कि अच्छा आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 साल में, आने वाले 5 साल में, उसको हम थोड़ा सा कम कर ले, हम ये देख ले कि कैसे ये कश्मीर की स्थिति जो है इसको कर्व किया जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात सर, मैं बार बार इसीलिए ये कह रही हूं कि विपक्ष भी साथ दे, क्योंकि जब साथ खड़े होने की सर असल में बारी आती है तो विपक्ष नारेबाजी करता है। और फिर मैं स्टोन पेल्टर्स का जिक्र नहीं करना चाहूंगी सर, मैं ऐसी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहूंगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहां-कहां पर आप लोगों को आपत्ति हो जाती है। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझ लीजिए, मैं कई बार अमरनाथ यात्रा में गया हूं। जितनी आस्था हिंदुओं की है वहां पर उतनी ही आस्था इस यात्रा को लेकर, उतना ही उत्साह कश्मीरियों का भी रहता है। ये मैंने खुद ने भी महसूस किया है। परेशानी ये है कि सरकार को आम कश्मीरियों का विश्वास जीतना चाहिए, बजाय इसके कि वो अलगाववादियों को प्रोजेक्शन दे उनके नेता के रूप में। छोटा सा उदाहरण देता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में अलगाववादियों ने, सुन लीजिए, अब अरे सुन तो लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह मत बात कीजिए सर। अब हर कोई तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सर? कौन है आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता? हो तो उधर हैं। मैं दुबे जी ये गलत बात करते हैं। आपको आप गलत बात करें और कोई कमेंट करे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बीडी मिश्रा, ये कौन सी आपकी स्टाइल है? ये क्या डिबेट है? आज आपने शब्द बोला, ये क्या डिबेट है? पूरे कश्मीरियों का वो जीतना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे कश्मीरियों की बात हो रही है कि क्या आपने कितना जीता है? बीडी मिश्रा, कर्नल शिवदान, मैं इंटरवेन कर रही हूँ यहाँ पर। अभय दुबे, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, सुन लीजिए। बोलने का मौका है, लेकिन गलत बात मत कर, दूसरे को ब्लेम मत करिए। एग्जैक्टली, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो खिलाफ में बोल दे सर, वो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्यों हर बार आपके पास यही एक वजह होती है कहने की, यही एक तरीका होता है अपनी चीजों को सामने रखने का? अब मेरे वक्तव्यों को भी अगर आप देंगे सर, मैं चाहूंगी कि आप इसे वापस ले लें सर। डिफेंस एक्सपर्ट है वो, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। मिश्रा जी का मैं सुन लीजिए, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। मिश्रा जी के प्रति बहुत श्रद्धा है और मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने समूचा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 65% तक मतदान पिछले विधानसभा में हुआ। यही अलगाववादियों ने कहा था कि इस चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। तकलीफ जब होती है कि चुनने के बाद सरकार ये कहती है कि हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अमरनाथ यात्रियों पर तो गोलियां चलाई जा रही है, मगर उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। अलगाववादियों को क्यों आज हटाएं? अगर हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं है तो वो जो सीधे सीधे खड़े होकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको क्यों हम सुरक्षा का कवच दें? उनको क्यों संसाधन और सुविधा दें? मुझे याद है एक वर्ष के पहले लगभग जी न्यूज पे एनआईए की जांच इन अलगाववादियों पर पहले भी हुई थी और उसको स्वीकारा भी एनआईए ने। लेकिन उसके बाद अगर राजनीतिक दल वहां पर अलगाववादियों को अपने एजेंडे में स्टेक होल्डर बताएं और कहें कि चर्चा करेंगे, तब
जब ये डिरेल होती है तो नागरिकों का विश्वास जीतिए और जो अतिवादी विचारधारा के लोग हैं उनके खिलाफ सब लोग एक साथ मिलकर खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का पक्ष नहीं है। कैसे कर पा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है। सर, पाकिस्तान का समर्थन जो कश्मीर में बैठकर करता है वो भी सबको पता है। इस बात को कोई बहुत ज्यादा बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, रोजाना इस तरह की खबरें चलती हैं। लेकिन फिर जो कश्मीर में बैठे हैं सर, उनका समर्थन भी तो कुछ लोग करते हैं। पूर्णिमा जी, अभी भी हम शुरू से यही बात कर रहे हैं और अभी मेरा ख्याल है इसमें कोई ज़्यादा अलग अलग राय इसलिए नहीं होगी कि जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है उसमें राजनीति से पूर्वाग्रह से हट करके बात होनी चाहिए। और निश्चित जो लगता है कहीं पर भी हट रहा है। कल से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं कंडेम करते हुए, उसमें राजनीति भी हो रही है साथ में, उसमें ब्लेम गेम चल रहा है डायरेक्टली। नहीं, देखिए, ब्लेम गेम इसलिए कि सरकार, सब लोगों की इच्छा क्या है कि आप कड़ा से कड़ा एक्शन करें। आप जितनी सेना को सुविधा दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, देना चाहिए। और जो जिम्मेदार हैं, बार बार ये कहा जा रहा है और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे, इनको तो कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है ना। हमको, आपको वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा पर गए हैं उनको केवल छोटी मोटी सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन उन लोगों को जो अलगाववादी हैं उनको लगातार जिस तरह की सुरक्षा, उनको पैसा तक दिया। मैं तो इसके शायद ब्रिगेडियर साहब और अच्छी तरह बता सकते हैं। उनको बाकायदा फंडिंग बाहर से होती थी, बल्कि यहाँ की कई बार उनका एक बयान लेने के लिए 10-10 लाख 50-50 लाख रुपया दिए जाते रहे हैं। तो ये करने से उनके वही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अमेरिका से कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप उसका दुरुपयोग होता है आर्मी के लिए, तो अलगाववादियों को बैठ करके मलाई खिलाने, उनको पैसा देने के लिए यदि सरकार कह दे नहीं तो शायद वो पट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनके खिलाफ जब तक कड़ी न्यायिक कार्रवाई, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोली से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक फिर वही माना जाएगा कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन है। और हमारी सेना ने बहुत धैर्य से काम किया है, हमें उसकी तारीफ करना चाहिए। आज भी जो सारा इतने हजारों लोग निकल रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, ये क्रेडिट हमारी सेना को, हमारे सिस्टम को है। बिल्कुल जाना चाहिए। इसलिए एक घटना से हमें ये नहीं हो सकता, लेकिन ये सही है, ये सही समय है। जो इस तरह के टेररिस्टों के साथ मिले हुए लोग हैं, जो संगठन है, उनके खिलाफ हम वहां कहते हैं कि लश्कर पर कार्रवाई, यहां पर भी आप कार्रवाई करिए ना। ऐसे जो संगठन से जुड़े हैं, और संगठन का नाम तो वो रोज बदल सकते हैं, उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। जो उनके मुखिया हैं, उन सबको जेल में बंद करके, जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट ट्रायल करिए कि आप 1 महीने में सुनवाई होगी और जो सजा बनती है दी जाएगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करके और बातें ना की जाएं, उन पर एक्शन लिया जाए, और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि हम इससे 10 कदम और आगे बढ़ पाएंगे। और इस बात का जिक्र कर्नल शिवदान भी लगातार कर रहे हैं, जिसे लेकर वो सवाल बीजेपी से उठा रहे थे।